हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डेटा स्ट्रक्चर के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि लेसन नंबर 3 है, इसमें हम लोग सीखेंगे लीनियर लिंक लिस्ट या जिसको सिंगली लिंक लिस्ट भी कहा जाता है के बारे में। इसके बेसिक्स के बारे में भी जानेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे और फाइनली हम लोग कोड लिखना सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर टू क्रिएट अ लीनियर लिंक लिस्ट एंड टू ट्रेवर्स अ लीनियर लिंक लिस्ट। लीनियर लिंक लिस्ट को सिंगली लिंक लिस्ट क्यों कहा जाता है, ये भी चीज हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल भी किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बल्कि होगा ही, तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहें। A to Z एक ही वीडियो में काफी होगा। देखिए मैंने कुछ स्लाइड्स डिजाइन कर रखा है ताकि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट पहुंच सके। सबसे जो पहला स्लाइड है, हम लोग यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे जो टॉपिक कवर होना है वो है लीनियर या सिंगली लिंक लिस्ट। यहाँ पे आप लोगों को मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, ओवरव्यू। इसके अलावा फिर क्या स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है टू इंप्लीमेंट अ लीनियर लिंक लिस्ट, कौन कौन सा ऑपरेशंस आप कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो लीनियर लिंक लिस्ट के ऊपर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है एंड एप्लीकेशंस क्या है लीनियर लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ सिंगली लिंक लिस्ट या व्हाट इज अ लीनियर लिंक लिस्ट। तो देखिए सिंगली या लीनियर लिंक लिस्ट जो होता है वो एक तरह का डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक नोड में कम से कम एक डाटा होता है और एक नेक्स्ट होता है, जहां नेक्स्ट जो है ना इट मस्ट बी अ पॉइंटर। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अभी बात समझिएगा, ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा सेक्शन है, ये एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो सेक्शन आपका है, समझिएगा बात, ये एक या एक से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स 1। कौन वाला सेक्शन? डाटा वाला सेक्शन। लेकिन जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है ये सिर्फ 1 ही होगा, मतलब एक नोड में एक ही नेक्स्ट पॉइंटर होगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है भाई? तो देखो नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है ना, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है अगर नेक्स्ट नोड एग्जिस्ट करता है तो। अदरवाइज ये क्या रखता है? अदरवाइज ये नल रखता है। क्यों? इस बात को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि अब मेरे आगे कोई भी नोड नहीं है। ये बहुत बेसिक सा चीज है। मतलब कुछ इस टाइप का आपका रहेगा स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे। एक तो हेडर नोड होगा, हेडर नोड का नाम मान लो मैंने हेड रखा। अब ये पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड पे। अब फर्स्ट नोड जो है ना, मान लो यहां मैंने डाटा सेक्शन में 10 रखा। ये कौन सा सेक्शन है? ये आपका डाटा सेक्शन हो गया और ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक हो गया। अब नेक्स्ट ब्लॉक में नल तब रहेगा जब अगले नोड में कोई भी एड्रेस नहीं है, मतलब अगला नोड कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है। लेकिन मान लो अगला नोड एक सेकेंड नोड पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो पहले नोड के नेक्स्ट में सेकेंड नोड का एड्रेस हो गया, बेस एड्रेस। अब ये अगेन इसमें दो पार्ट है, एक आपका डाटा हो गया और एक जो है आपका नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे भी ध्यान देना, मान लो यहां 7 है और ये अगेन पॉइंट कर रहा है अगले नोड पे, ठीक है। अब यहां मान लो 19 है। अब इसके बाद अगर नोड नहीं है ना, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा नल, ठीक है। नल को हम लोग इंडिकेट करते हैं /0 सिंगल कोटेशन से भी या 0 से भी। ऐसा मैंने तो बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जो कि डीएस के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और सी के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया भाई कि लीनियर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब चूंकि यहां पे देखो आप पहले नोड से, ये आपका कौन सा नोड हो गया? ये आपका पहला नोड है, ठीक है। ये नोड कौन सा नोड कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका हेडर नोड। हेडर नोड उस नोड को बोलते हैं जो पहले नोड पे पॉइंट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेडर नोड? तो हेडर नोड इज अ नोड दैट पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट नोड, और हेडर नोड ऑलवेज एक पॉइंटर होगा, ठीक है। और उसमें ऐसा 2 ब्लॉक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हम लोग अभी डिक्लेयर करेंगे ना तो समझ में आएगा। एक एक चीज मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को। ये आपका सेकेंड नोड हो गया और इसी ढंग से ये थर्ड नोड हो गया,
ये लास्ट नोड भी है। अब क्या कीजिएगा, ये थर्ड नोड भी है, साथ में लास्ट नोड भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई सिंगली लिंग्विस्ट। और यहां चूंकि पहले नोड से सेकेंड नोड तरफ आप जा सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट इज अलाउड ना। यहां पे क्या होता है, ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट इज अलाउड। तो इसी वजह से चूंकि सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट अलाउ होता है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर लिंग्विस्ट को सिंगली लिंग्विस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होता है। ठीक है, अब जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, तो अगर आप एललिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हो या आप किसी भी नाम का बनाओ, मैं तो एललिस्ट ही बनाता हूं, चूंकि एललिस्ट का मतलब भी समझ में आता है लीनियर लिस्ट। ठीक है, तो इसमें डाटा मैंने एक ही रखा है आईएनटी टाइप। आप चाहो तो आईएनटी की जगह फ्लोट, डबल, कैर कुछ भी रख सकते हो, या आप चाहो तो आईएनटी डाटा 1, फ्लोट डाटा 2, फिर कैर डेटा 3, ऐसा कुछ भी रख सकते हो। मल्टीपल डाटा मल्टीपल टाइप्स का, या सेम टाइप का भी मल्टीपल डाटा रख सकते हो, जैसे आईएनटी डाटा 1, आईएनटी डाटा 2, आईएनटी डाटा 3। लेकिन ये आपका स्ट्रक्ट एलिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट ही होगा। यहां पे एक चीज, इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पे मैं चेंज करना चाहूंगा। ये जो है, चूंकि मैंने नाम चेंज किया ना, ये स्ट्रक्ट एल लिस्ट होगा। ठीक है, ये चीज ओके, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट होगा। इस स्ट्रक्चर को समझना, यही चीज, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्ट्रक्चर समझना। ठीक है, यहां पे ये बात समझना कि भाई ये जो डाटा सेक्शन है, ये जो आपका सेक्शन है डाटा सेक्शन, तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आईएनटी डाटा 1 सेमीकोलोन, मान लो फ्लोट डाटा 2 सेमीकोलोन, कैर डाटा 3 सेमीकोलोन एंड सो ऑन, बहुत सारा। या आप चाहो तो इसी के जगह पर सिमिलर टाइप का भी आप लिख सकते हो, मान लो आईएनटी डाटा 1 कॉमा डाटा 2 कॉमा डाटा 3 सेमीकोलोन, ऐसा भी। ठीक है, तो डाटा सेक्शन जो है ना, वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। यही चीज अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था। डाटा सेक्शन जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। लेकिन जहां तक नेक्स्ट पॉइंटर की बात है, ये क्या होगा, ये ऑलवेज इट मस्ट बी इक्वल टू 1 ओनली। ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी केस में, ये कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की जहां तक बात है, तो लीनियर लिंग्विस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है डायनेमिक साइज होता है। ठीक है, सही बात है। रन टाइम जो है, आप मेमोरी लोकेट करोगे तो साइज यूजर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होता है, लेकिन कनेक्टेड होता है। कंटिन्यूअस तो नहीं होता है, लेकिन कनेक्टेड होता है, और यही कारण है कि इसको लीनियर के कैटेगरी में रखा गया है। लीनियर मतलब दो चीज होता है, ये चीज समझना। लीनियर का मतलब दो चीज, आइदर सीक्वेंशियल कंटिन्यूअस, आइदर सीक्वेंशियल या कनेक्टेड, ये दोनों। ठीक है, और यहां पे इंसर्शन डिलीशन वगैरह भी बहुत इजी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप ऑफ लिंग्विस्ट में, ये टाइप ऑफ सिंगल लिंग्विस्ट में या लीनियर लिंग्विस्ट में, एक तो लीनियर लिंग्विस्ट होता ही है और एक सर्कुलर लीनियर लिंग्विस्ट भी होता है। ये वाला सेक्शन हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। एक्चुअली हम लोगों को कवर करना, इससे पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो पहला लेसन वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि लिंग्विस्ट का टाइप्स क्या होता है। तो उन सारे ऑपरेशंस को, सारे पहले तो टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे विथ ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक ऑपरेशन जो होता है, तो पहला ऑपरेशन आप लीनियर लिंग्विस्ट में क्या कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो। अब इंसर्शन भी देखो 3 पोजीशन से हो सकता है। बिगिनिंग से होगा, या एंड से इंसर्ट हो सकता है, या बीच में कहीं से भी, ये कहीं से भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन से इंसर्ट कर सकते हो। इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। डिलीशन अगेन वही 3 चीज होगा।
बिगिनिंग से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है, दिए गए पोजीशन से भी हो सकता है। ट्रैवर्सल का मतलब तो सीधा डिस्प्ले, एक तरह का क्या हो गया, ट्रैवर्सल मींस डिस्प्ले। सर्च कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा भी और भी चीजें जैसे सॉर्ट है या कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। जैसे मान लो आपको कहा जाएगा सम निकालना या मैक्स निकालना या फिर मीन निकालना या फिर आपको कहा जाएगा एवरेज निकालना, तो या फिर काउंट निकालना, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारा फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। या हो सकता है कहा जाए रिवर्स प्रिंट करना। ये प्रॉब्लम बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, अक्सर ये पूछा जाता है। ये रिवर्स प्रिंट वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसको बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, सारे पूरे सीरीज में बने रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई अपना बेसिक ऑपरेशन में इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल और सर्च होता है। इसके अलावा जो मैंने आगे और भी डिस्कस किया, तो ये सब बेसिक ऑपरेशंस नहीं है, एडवांस ऑपरेशंस हो गया। हालांकि देखो ये कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस ही बेसिक ऑपरेशंस ही है। अब ये डिपेंड करता है कितना लिखोगे। अगर मान लो एग्जामिनेशन में बीसीए, एमसीए या बीटेक में आपसे ये क्वेश्चन आता है तो कितना लिख पाओगे। इसीलिए इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल और सर्च को लिख देना, और बाकी जो है वो आप चाहो समय रहे तो डिस्कस करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। जहां तक लीनियर लिंग्विस्टिक्स के एप्लीकेशंस की बात है, देखो जहां पर कहीं भी डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात आएगी, हम लोग लीनियर लिंग्विस्टिक्स को यूज करेंगे। स्टैक या क्यू की इंप्लीमेंटेशन में भी लीनियर लिंग्विस्टिक्स का यूज होता है, हालांकि एरे का भी यूज होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज है ना, इसके बारे में बता देता हूं। इसका दो इंप्लीमेंटेशन होता है, एक होता है एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन और एक होता है लिंग्विस्ट बेस्ड, ठीक है, लिंग्विस्ट बेस्ड ऑपरेशन, ठीक। अब इसके अलावा पॉलिनोमियल अरिथमेटिक में भी होता है। पॉलिनोमियल अरिथमेटिक का मतलब इक्वेशन ऐसा नहीं होता है, मान लो आपको ऐसा कहा जाए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx, ऐसा कुछ है, और इसमें आपको जोड़ना है क्या भाई, मान लो ये a की जगह कुछ भी रहेगा, 10 होगा, 5 होगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और उसके बाद मान लो यहां कहा जाता है कि bx³ प्लस dx² प्लस ex। अब इनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो पॉलिनोमियल अरिथमेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिंबल्स टेबल इन कंपाइलर्स में भी इस्तेमाल होता है। अंडू फंक्शनलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्पार्स मैट्रिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लीनियर लिंग्विस्टिक्स का। तो ये सब चीज तो फिर जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे आगे समझ में आता रहेगा। देखो एडवांटेजेस की बात अगर है तो एडवांटेज, पहला तो एडवांटेज यही है कि डायनेमिकली ये मेमोरी लोकेट करता है। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लीनियर लिंग्विस्टिक्स। इंसर्शन और डिलीशन एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है ड्यू टू डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। जहां भी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होगा ना, वहां पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का जहां भी टेक्निक आए तो वो उस एल्गोरिथम को मेमोरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना देता है, ठीक है। तो ये चीज ये हो गया एडवांटेज। अब देखो डिसएडवांटेज में, चूंकि सीक्वेंशियल एक्सेस यहां आप कर पाते हो डेटा का, पहले नोड से दूसरे नोड पे जाना होगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, तो इससे सर्चिंग जो होता है ना वो स्लो हो जाता है। हाँ, इसको फास्ट किया जा सकता है अगर आप बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लगाओगे तो, लेकिन फिर भी ट्री के कंपैरिजन में इसका सर्चिंग जो है ना वो स्लो ही रहेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा मेमोरी होता है, आपको हमेशा चाहिए होगा पॉइंटर्स के लिए। जैसे आप एक ही डाटा रखा आपने, अभी मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था तो एक ही डेटा था, तो वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ा, वहां पे भी मुझे एक नेक्स्ट पॉइंटर लेना पड़ा। तो हर नोड में एक नेक्स्ट पॉइंटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी तो कंज्यूम कर ही रहा था। अच्छा, चूंकि आपका पहला नोड कनेक्टेड है दूसरा से, दूसरा तीसरे से, उल्टा नहीं है कनेक्शन। ऐसा नहीं कि पांचवा चौथे से कनेक्टेड है, चौथा तीसरे से, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं है। तो रिवर्स निकालना, रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवर्सल, ये सिंपल वे में पॉसिबल नहीं है, सिंपल वे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन
इसका मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा, बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत छोटा सा कोड होगा और पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां के बाद सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कोड लिखते हैं और एक एक लाइन को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। देखो यहां पे तो ऑलरेडी मैंने ऐसे कमेंट बना के रखा है, कोई बात नहीं। अभी क्या है ना, देखो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। मैं यहां कमेंट भी साथ में लिखता जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट अ लीनियर और सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ओके, यहां पे स्ट्रक्चर कैसे आपको बनाना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है। मान लो एल लिस्ट नाम का आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तो यहां पे एक डाटा ले लो और एक स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका डाटा हो गया, डाटा सेक्शन हो गया, कीप डाटा। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट सेक्शन हो गया जो मस्ट बी अ पॉइंटर टू कीप द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ओके, और यहां ये आपका एंड सेमीकोलन दे दिया, तो ये एंड ऑफ द स्ट्रक्ट लिस्ट हो गया। अब समझना, मैं यहां से आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, आज सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक हेडर या हेडर इक्वल्स नल। ठीक, तो ऐसे डिक्लेरेशन से क्या हुआ होगा, देखो ऐसे डिक्लेरेशन से हुआ ये होगा कि हेडर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें इनिशियली क्या है भाई, तो जिसमें इनिशियली नल है ना। तो ये नल अब ये कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ध्यान दो। यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से थोड़ा सा मैं पेन का साइज जो है ना वो बढ़ाना चाह रहा हूं एक्चुअली। चलो यहां तो चलो ठीक है, थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ उसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप लोग समझना इस चीज़ को, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अभी क्या हो रहा है ना, मैंने क्या किया है, मैंने एक हेडर नाम का, बात समझो, हेडर नाम का एक पॉइंटर बनाया है। तो ये हेडर नाम का एक पॉइंटर बन गया। इसमें क्या है भाई, तो इसमें नल है, एन से मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। इस लाइन के वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब समझना, मैं कह रहा हूं कि भाई क्रिएट करो एक लीनियर लिंक्ड लिस्ट। मैंने हेडर को पास कर दिया, क्यों पास किया है अब ये भी समझ में आएगा। और रिटर्न रख लो कहां भाई, तो रिटर्न रख लो हेडर में, ऐसा। इसका मतलब है कि क्रिएट का जो रिटर्न, क्रिएट यहां फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है जिसका टाइप, नाम तो हेडर है, मतलब टाइप क्या हो गया, टाइप हो गया स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और क्रिएट फंक्शन का रिटर्न टाइप भी है, क्योंकि देखो क्रिएट के लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में असाइन किस वेरिएबल में हो रहा है, तो हेडर में हो रहा है। हेडर का अगेन टाइप क्या है, तो स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक टाइप है। इसका मतलब है कि आपका जो क्रिएट फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक होगा। तो अब मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन टू क्रिएट अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो क्या होगा भाई, स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक। क्यों, अभी मैंने बताया ना कि देखो क्रिएट का रिटर्न टाइप क्या है, क्रिएट के लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर है। किसी भी फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर असाइनमेंट ऑपरेटर हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि कौन से वेरिएबल में असाइन हो रहा है वैल्यू।
रिटर्न वैल्यू। उस वेरिएबल का टाइप देखो, तो यहां हेडर में असाइन हो रहा है, हेडर का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर लिस्ट एस्ट्रिक है, इसीलिए ये जो क्रिएट फंक्शन है ना, इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्चर लिस्ट एस्ट्रिक। और यहां पे मैंने क्रिएट, चूंकि नाम तो वही देना है, जो जिस नाम से आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, बनाओगे उसी भी नाम से, या ऐसा कहोगे जिस नाम से बना हुआ है उसी नाम से कॉल करोगे, एक ही चीज है। अब इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है हेडर। अब हेडर का टाइप क्या है भाई, तो हेडर का टाइप है स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक। अब हेडर की जगह मान लो मैं सी रख देता हूं, चलो, तो हेडर का वैल्यू ही सी में गया है ना, और चूंकि हेडर में नल है तो सी में भी क्या गया होगा, नल। अब समझो बात, यहां से सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां उठता है कि देखो ये पास बाय वैल्यू है कि पास बाय एड्रेस है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये पास बाय या कॉल बाय, पास या कॉल बाय, लोग क्या बोल देंगे ना, ये पास या कॉल बाय एड्रेस है। नहीं, ये पास या कॉल बाय वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहां से हेडर का वैल्यू पास हो रहा है जो सी में असाइन हो रहा है। लोग क्या समझते हैं ना कि सी यहां पे फॉर्मल आर्गुमेंट जो फॉर्मल आर्गुमेंट है, फॉर्मल पैरामीटर है, ये चूंकि एक पॉइंटर है, तो लोग जो सी का बेसिक्स पढ़े हुए होते हैं ना, उनको लगता है कि फॉर्मल आर्गुमेंट मेरा पॉइंटर है तो ये तो पास बाय एड्रेस होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां से ये भी देखना है कि एक्चुअल आर्गुमेंट भी तो पॉइंटर है, तो पॉइंटर का वैल्यू ही ना इस पॉइंटर में जा रहा है, इसीलिए ये पास बाय वैल्यू है। हाँ, यहां से मैं हेडर का एड्रेस पास करता ना, यहां से अगर मैं हेडर का एड्रेस पास करता तब ये, और यहां डबल पॉइंटर लगाता, तब ये पास बाय एड्रेस होता। उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल तो सिंपल। यहां से क्या है, फिर से समझ लो, यहां से हेडर का वैल्यू जा रहा है और वो जाकर असाइन हो रहा है कहां, सी में, इसीलिए ये पास या कॉल बाय वैल्यू है। अब क्या हुआ मेमोरी में, सो समझो, जब फंक्शन कॉल हुआ तो सी में भी क्या गया, तो सी में भी वही गया जो हेडर में है, तो सी में भी क्या चला गया है, नल चला गया है। ओके, अभी इस चीज को समझना, यहां अभी नल है, अब मैं इसको ओवरराइट करूंगा तो तब समझ में आएगा। अब यहां पे अगर मैं, ध्यान देना, यहां पे अपने मन से अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक हेड और इसमें नल रखता हूं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों भाई ये क्यों लिया गया। सही बात है, क्वेश्चन आना भी चाहिए। और एक मैं ले लेता हूं कैट ch या कैट चॉइस ले लेता हूं, तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये वेरिएबल क्यों है। ठीक, चलो मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा दिया है कि ये दो वेरिएबल क्यों है, लेकिन फिलहाल है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई आपका एक हेड भी है और हेड में भी क्या है सर, तो नल है, और कहीं ना कहीं चॉइस नाम का एक वेरिएबल है। बात समझना, चॉइस नाम का भी एक वेरिएबल है और चॉइस अभी ब्लैंक है। ओके, कैरेक्टर टाइप है ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि ये दो वेरिएबल हम लोगों ने क्यों लिया, लेकिन अब समझो, पहले हम लोगों को एक लीनियर लिंक लिस्ट बनाना है। अब बताओ एज ए डेवलपर इस बात की क्या गारंटी है, हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि यूजर कितना नोड बनाना चाहता है। हो सकता है एक ही नोड बनाए और उसके बाद बोले कि भाई अब मैं एक ही नोड की जरूरत है। हो सकता है 2 नोड बनाए, हो सकता है 3 नोड बनाए, हो सकता है 20 नोड बनाए, 50 नोड बनाए, 100 नोड बनाए। तो हम लोगों को काउंटिंग नहीं पता है, हाउ मेनी नोड्स। तो जब ऐसा नहीं पता हो तो क्या करना है, इनडेफिनिट लूप में चला दो while 1। अब ये while 1 लिखने से, या while 1 के जगह 2 3 4 भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 भी लिख सकते हो। तो फिलहाल तो ऐसा लिखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये इनडेफिनिट लूप है, इनडेफिनिट लूप है। ठीक है, अब अंदर मैं पूछ के बाहर निकल जाऊंगा, अंदर यूजर से हर समय मैं पूछूंगा यूजर से कि भाई अब और आपको नोड चाहिए कि नहीं चाहिए। फिलहाल ये इनडेफिनिट है, अब देखो कैसे ये डेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना। अभी फिलहाल इनडेफिनिट है, ठीक है। अब देखो, जब ये फंक्शन शुरू में कॉल हुआ, सी हेड आपका हेडर में नल था, हेडर का वैल्यू सी में आया, सी में भी नल है, हेड में भी नल है। हालांकि ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये दो वेरिएबल हम लोगों ने क्यों लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब while 1 तो अलाउ कर ही देगा ना, इनडेफिनिट लूप में 1 है वहां पे लिखा हुआ, तो वो तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये अलाउ कर देगा कि हाँ भाई आप अंदर जाओ। अब यहां मैं चेक करता हूं, ध्यान दो, क्या चेक करना है। अगर सी का वैल्यू नल है
सी का वैल्यू ध्यान दो, सी का वैल्यू नल कब होगा? फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम नल होगा। सी का वैल्यू जो है वो नल कब होगा? ओनली फर्स्ट टाइम। तो क्या करना है? और अगर सी का वैल्यू नल नहीं है तो क्या करना है? नल कब नहीं होगा? नल कब नहीं होगा ये भी चीज तो समझना है ना हम लोगों को। देखो नल कब नहीं होगा? आफ्टर फर्स्ट टाइम नल नहीं होगा। अभी इसको हम लोग ग्राफिकली भी समझ लेंगे। थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत ध्यान से एक एक लाइन में समझा रहा हूं, एक एक लाइन को समझो। फिर से मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। यहां से क्या हुआ समझो। यहां से फिलहाल हेडर का वैल्यू पास हुआ है जो कि नल है। यही हेडर का वैल्यू कहां चला गया? यही हेडर का वैल्यू चला गया सी में। सी में भी नल है और हेड में भी नल है। चलो ये आपका डायग्राम ऐसा बन चुका है, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है। अब समझो, वाइल 1 तो अलाउ कर दिया, यहां हम लोग अंदर आ गए, कंट्रोल अंदर आ गया। अब यहां पे चेक हुआ कि क्या सी का वैल्यू नल है? चेक करो ना भाई। हाँ सी का वैल्यू नल है, ओके सी का वैल्यू नल है। तो अब जो नोड बनना है, ये कौन सा नोड बनेगा? मैं यहां कोड जो लिखूंगा वो पहले नोड को बनाने के लिए लिखूंगा ना, कोड टू क्रिएट द फर्स्ट नोड। क्योंकि सी में नल होने का क्या मतलब है कि अभी एक भी नोड नहीं है, तो इसका मतलब है जो नोड बन रहा है वो पहला नोड है, ठीक। चलो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखो पहला नोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों भाई? पहला नोड का हम लोगों को एड्रेस रखना होगा कहीं बचा के। और क्यों बचा के रखना होगा हम लोग समझेंगे, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूं यहां पे कि भाई आप नोड सी में भी रखो और हेड में भी रखो। सी में भी असाइन करो और साथ में हेड में भी असाइन करो। क्या? स्ट्रक्ट एलिस्ट एस्ट्रिक। ध्यान दो, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुआ। ये बताएगा कंपाइलर को कि जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है ना, वो आईएनटी का नहीं हो रहा है, कैर का नहीं हो रहा है, फ्लोट का नहीं हो रहा है, बल्कि स्ट्रक्ट एलिस्ट का हो रहा है। और यहां पे मैं लिखता हूं मैलॉक। अब ध्यान दो, ये जो मैलॉक फंक्शन है मैंने जो यूज किया, तो अब इसके लिए मुझे यहां क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा या तो malloc.h, है ना, या नहीं तो फिर आप चाहो तो stdlib.h को भी इंक्लूड कर सकते हो। इस हेडर फाइल में भी वो वाला फंक्शन मैलॉक फंक्शन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां मैंने मैलॉक, अभी समझना ये चीज मैलॉक। अब सवाल उठता है कि मैलॉक में मैं क्या लिखूं? 10 बाइट रिजर्व कर लो? नहीं भाई, साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट। अब इसके एग्जीक्यूशन को समझना, ये साइज ऑफ बंद हुआ, ये मैलॉक बंद हो गया। अब इस लाइन को पहले हम लोग समझते हैं। देखो ये लाइन ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ पहले समझना इस चीज को। सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट एग्जीक्यूट होगा। ये कैलकुलेट करके बता देगा कि स्ट्रक्ट लिस्ट जो ऊपर डिफाइंड है इसका साइज क्या है। तो साइज क्या है? मान लो अगर आईएनटी का साइज 4 बाइट होता है और पॉइंटर का साइज 2 बाइट होता है, तो 4 और 2 6 बाइट। अगर ऐसा होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होता है। अगर आप 16 बिट पे जाओगे तो वहां आईएनटी का साइज 4 बाइट थोड़ी रहेगा, 2 बाइट होगा। और शायद पॉइंटर का साइज जो है वो 2 बाइट रहे या 1 बाइट रहे, तो उसके हिसाब से आप माइनस प्लस अपने हिसाब से कर लेना। फिलहाल मैं इसको मान ले रहा हूं ये 4 बाइट है और ये 2 बाइट है, तो 6 बाइट किसने कैलकुलेट करके दिया? साइज ऑफ ने। अब कितना अच्छा है, ये किसी दूसरे मशीन पे भी अगर इस कोड को आप रन कराओगे और उस मशीन पे बिट हाई होगा या लो होगा, तो उसके हिसाब से साइज ऑफ जो है वो रिकैलकुलेट कर देगा। अब यहां फिलहाल 6 बाइट आया, साइज ऑफ ने 6 दिया है, तो मैलॉक क्या किया? मैलॉक 6 बाइट का एक नोड बना के रख दिया। चलो ये 6 बाइट का एक नोड बना, या जितने भी बाइट का बने, मैं तो सिर्फ यहां पे ऐसे नोड बना दे रहा हूं। और चूंकि ये नोड स्ट्रक्ट लिस्ट से बना है, और स्ट्रक्ट लिस्ट क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास 2 मेंबर है, एक आईएनटी डाटा है, दूसरा स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट है, ठीक। तो ये 2 सेक्शन बन गया। अब ध्यान से समझना, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होते हुए ये जरूरी हो जाता है, टाइप कास्ट करना होगा। जो मैलॉक ने जो भी रिजर्व किया मेमोरी,
उसका बेस एड्रेस भेजता है। ये देखो मैलॉक क्या करता है, मेमोरी रिजर्वेशन के बाद अगर सक्सेसफुली मेमोरी रिजर्वेशन हुआ तो जो भी रिजर्व मेमोरी है उसके पहले बाइट का एड्रेस भेजता है, जिसको बेस एड्रेस कहते हैं। या नहीं तो अगर मान लो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नल भेज देता है। तो अगर सक्सेसफुल हुआ होगा तो सी में भी और हेड में भी क्या साइन हुआ होगा, इस पहले नोड का बेस एड्रेस। तो ये नल खत्म हो जाएगा, ये नल हो जाएगा खत्म, ओवरराइट, ये नल भी हो जाएगा खत्म, चूंकि अब ये सी यहां पॉइंट करने लगेगा और ये यहां पॉइंट, हेड भी यहीं पॉइंट करने लगेगा। अब देखना मैंने हेड क्यों लिया है, ये बहुत अभी क्लियर होगा आप लोगों का धीरे धीरे। अब इसके बाद मैं लिखता हूं printf प्लीज इंटर डाटा, ठीक है। और स्कैनफ के जरिए मैं इसको रख लेता हूं सी जहां पॉइंट कर रहा है उसके डाटा में। अब लोग यहां ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने सी के डेटा में क्यों रखा है, आप हेड के डेटा में भी तो रख सकते थे, क्योंकि सी भी वहीं पॉइंट कर रहा है, हेड भी वहीं पॉइंट कर रहा है। हाँ भाई, अभी फिलहाल तो वही है, पहले नोड के केस में वही है, लेकिन देखना फिर आगे क्या होगा। अब मान लो कि यूजर ने डाला 10, तो ये 10 कहां चला गया, सी जहां पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में, या जिसने हेड के डेटा को लिखा होगा तो हेड जहां पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में। यहां पे आप सी के डेटा की जगह पे हेड के डेटा को भी लिख सकते हो, मैंने कमेंट लाइन में लिख दिया इसीलिए। अब समझना, अभी अपन को नहीं पता कि आगे नोड बनना है या नहीं बनना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सी के नेक्स्ट में नल डाल देते हैं, ये मान के कि शायद आगे नोड नहीं बनेगा। यहां पे आप चाहो तो हेड के नेक्स्ट में भी नल डाल सकते हो, क्योंकि फिलहाल तो सी और हेड एक ही जगह है ना। ये आपने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, इस बात को पहले से सोच लेना कि अगर यूजर सपोज आगे नोड बनाए नहीं बनाए तो क्या होगा। तो भाई लीनियर लिंग्विस्टिक्स का क्या कहना होता है, लीनियर लिंग्विस्टिक्स का कहना होता है कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होना चाहिए। तो मैंने इसके नेक्स्ट में नल रख दिया इसलिए कि हो सकता है कि ये फर्स्ट नोड के बजाय, फर्स्ट नोड तो हो ही, साथ में यही लास्ट नोड हो, तो मैंने यहां क्या कर दिया, नल रख दिया। अच्छा, अब मैं नल को ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्रॉस लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। नल को अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी ऐसा कोई सेक्शन है ना और इसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो आप लोग समझना कि इसके अंदर क्या कौन सा वैल्यू है, नल है, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो अब ये नल है, अब चूंकि इफ में गया तो एल्स में तो नहीं जाएगा। अब यहां एल्स के बाद यहां पे मैं यूजर से अब पूछूंगा कि क्या आगे और नोड बनाना है, लेकिन इससे पहले एक काम हम लोग कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को खाली कर लेते हैं। इसके लिए एफ फ्लश का इस्तेमाल होता है और मैंने 2 बार किया है, एक बार में भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ कंपाइलर में 2 बार लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं 2 बार। ये क्यों किया मैंने, ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के बफर को खाली करने के लिए, फ्लश करने के लिए किया है, एफ फ्लश std in। मैं लिख देता हूं यहां टू मेक द बफर ऑफ इनपुट डिवाइस, आईडी मतलब इनपुट डिवाइस, एम्प्टी, आईडी मीन्स इनपुट डिवाइस, या चलो पूरा ही लिख देता हूं इनपुट डिवाइस। वही है कि उधर कट जाएगा इसीलिए मैं नहीं लिखना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद चलो प्रिंटफ से मैं मैसेज देता हूं न्यू लाइन में, मोर नोड टू ऐड। आप अगर चाहो तो पुटेस से भी ये काम कर सकते हो, देखो ये आपकी मर्जी है, आप यहां पे चाहो तो पुटेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहां कमेंट में लिख सकता हूं, लिख देता हूं, यू कैन यूज पुटेस और एनी अदर फंक्शन एज वेल, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और अब यूजर जो भी इस मैसेज को पढ़ने के बाद मोर नोड टू ऐड,
यूजर जो भी रिस्पॉन्स देता है उस रिस्पॉन्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूं एड्रेस ऑफ चॉइस पे। देखो इसलिए मैंने चॉइस लिया था। अब ये क्वेश्चन तो दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूं। मैंने चॉइस क्यों लिया था? ये चॉइस लिया था यूजर से पूछने के लिए। मैं यहां लिख देता हूं डिक्लेयर्ड टू टेक रिस्पॉन्स ऑफ यूजर। ठीक है, ये रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने के लिए। टेक या कलेक्ट जो भी आप कहो, टेक कर लो या कलेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब समझो बात यहां पे ये जब मैसेज आया मोर नोट टू ऐड, तो इसके बाद यूजर या तो वाई डालेगा या तो एन डालेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप यहां लिख दो ना, यहां पे आप मैसेज दे दो वाई या वाई फॉर यस, ऐसा लिख दो। और इसके अलावा कुछ भी है वो नो रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नो रहेगा। क्योंकि अब आप ऐसा थोड़ा है आप यहाँ पे यूजर कुछ भी इनपुट कर देगा वो तो चॉइस में जाएगा ना, हर चीज तो कैरेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैसेज देते हैं कि भैया आपको अगर चाहिए होगा कोई नोड ना तो आप वाई दबाना। उस केस में टी यू भी मत दबाना, क्योंकि एन कैपिटल स्मॉल या एस टी यू भी, वाई के अलावा किसी भी कैरेक्टर को, इवन 0 1 कोई भी सिंबल, उसको मैं नो ही मानूंगा। अब यहां चॉइस में तो आ गया। अब यहां मैं लिखता हूं अगर चॉइस का वैल्यू, अच्छा इससे अच्छा है ना कि मैं यहां ऐसा लिखता हूं कि एन कैपिटल या स्मॉल एन नो के लिए, इसके अलावा कुछ भी दबाओ ना तो वो यस मान लेगा। तो अब देखो उसी हिसाब से कोड लिखता हूं, अगर चॉइस का वैल्यू कैपिटल एन है या चॉइस का वैल्यू स्मॉल एन है, दोनों में से कुछ भी है अगर, मतलब यूजर क्या चाह रहा है, यूजर चाह रहा है कि भाई आप फर्दर नोड मत बनाओ, तो लूप से बाहर आ जाओ, ब्रेक। अब ब्रेक होने के बाद देखो अगर एक ही नोड बना होगा, बात समझो, मैं एक एक के समझा रहा हूं। अगर इफ में आया और उसके बाद एल्स में, चूंकि इफ में आया एल्स में नहीं आया, ये पूछते हुए मान लो यूजर ने बोला कि अब मुझे नोड नहीं चाहिए, नो कर दिया, तो ब्रेक क्या किया, लूप से बाहर भेज दिया। अब लूप से बाहर भेजा तो बेस एड्रेस मैंने कहां रखा है, अभी तो अपने पास पहला नोड का एड्रेस, इस डायग्राम समझो ना, पहला नोड का एड्रेस सी में भी है, हेड में भी है। तो यहां से अभी तो आप चाहोगे तो रिटर्न सी को भी कर सकते हो या रिटर्न हेड को भी कर सकते हो। अभी मैं यहां कमेंट में लिख देता हूं कि देखो एक नोड रहेगा तब तो आप रिटर्न सी को भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं होगा आगे चल के, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहां स्टार 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 लगा देता हूं। अभी ये एक नोड है तब ना, एक नोड में भी मैंने रिटर्न हेडिस बाहर लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि देखो अभी आप लोगों को भी पता चल जाएगा, अभी जस्ट 2-4 मिनट और लगेगा। मान लो कि यहां जब यूजर से पूछा गया मोर नोड टू ऐड, तो यूजर ने एन के अलावा कुछ और प्रेस किया, तो जब चॉइस में स्मॉल या कैपिटल एन आया ही नहीं तो ब्रेक हुआ ही नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये जो क्लोजिंग, ये जो स्कोप ऑपरेटर वाला पोर्शन है, ये क्या किया, कंट्रोल को वापस से वाइल 1 के पास भेजा। अब वाइल 1 के पास जब गया तो ये तो अलाउ कर ही देगा। अब ये पूछा कि भाई देख, चेक किया कि क्या सी में नल है, तो क्या अब बताओ सी में नल है, नहीं है। सी तो अब पॉइंट कर रहा है सर फर्स्ट नोड पे, दिस इज द फर्स्ट नोड। सी कहां पॉइंट कर रहा है, देखो ना, इस नोड पे पॉइंट कर रहा है। ये कैवा नोड है, ये आपका पहला नोड हो गया लीनियर लिंक लिस्ट का, ठीक। अब सी में नल नहीं है, ठीक है, ओके। अब समझना, तो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो एल्स में आया। देखो एल्स में तो अब आएगा, अब हमेशा एल्स में आएगा, आफ्टर फर्स्ट टाइम तो एल्स में ही आना है। कब सेकेंड टू nth टाइम्स तक, अब हमेशा ऑलवेज कहां आएगा, एल्स में आएगा। अब एल्स पार्ट में ध्यान देना, एल्स पार्ट में ये जो कोड है ना, यहां अब आप कौन सा कोड लिखोगे, यहां आप कोड लिखोगे कोड टू क्रिएट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डॉट nth नोड्स, हमेशा यहीं से चलेगा, ठीक। तो अब समझो
एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये चीज मैं कॉपी करके ही यहां पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन समझना अभी भी तो आपको स्ट्रक्चर लिस्ट से ही साइज निकालना होगा, उतने ही साइज का नोड मैलोक में से बनेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां से समझो, अभी जो दूसरा नोड बना, ये मान लो ये दूसरा नोड बना मैलोक की वजह से, ये किस लाइन के एग्जीक्यूशन से बना है, ये पूरे लाइन के एग्जीक्यूशन से बन गया, ठीक है, ये वाला नोड। अब ये जो नया नोड है, ये सेकेंड नोड है, तो इसको किससे कनेक्ट होना चाहिए, इसको कनेक्ट होना चाहिए ये सी के नेक्स्ट से, सी जहां पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट से। तो यहां पे आप लिखोगे कि सी के नेक्स्ट में असाइन कर दो क्या, तो जो नया वाला नोड बन रहा है उसको, तो ये कनेक्शन बन गया इससे। ओके, देखो ये आपका सेकेंड नोड बना, दिस इज द सेकेंड नोड, तो पहला नोड कनेक्ट हो गया दूसरा नोड से, हो गया। अब देखो अभी भी सी यही है, ठीक। अब सी को हमको किसी भी हाल में यहां से हटाना होगा, क्यों, अगर मैं नहीं हटाता हूं, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं, तो मान लो यूजर 7 डालता है, अगर सी यहीं रह जाता है तो क्या होगा, ये 10 के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहां से ये हटाना पड़ जाएगा, है ना, ये वाला, तो यहां इसीलिए मैंने क्रॉस किया, ये वाला लिंक हटाना पड़ेगा। इस सी को कहां भेजना होगा, इस सी को भेजना होगा इस नोड पर, पहले वहां चले जाओ, तब ना सी के डेटा में रखेंगे तो वहां सेकेंड नोड के डेटा में आएगा। तो इनपुट लेने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सी में असाइन करो सी का नेक्स्ट, ये किस लिए, जंप टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते थे ना आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस, कोई भी वेरिएबल प्लस प्लस, आगे बढ़ने के लिए, आगे के केस में वही चीज ये है, लिंग्विस्ट के केस में ऐसे ही लिखा था, आगे बढ़ने के लिए सी इक्वल सी एरो का साइन नेक्स्ट, ठीक है। अब सी कहां चला गया, सी चला गया सेकेंड नोड पर, हम लोगों ने ऑलरेडी भेज दिया है। अब यहां पे मान लो यूजर, ये मैसेज आएगा प्रिंटफ की वजह से कि प्लीज इंटर डाटा, यूजर ने डाला मान लो 7, तो ये 7 सी के डाटा में चला गया। और हो सकता है कि अब यूजर नहीं चाहे कि और हम आगे नोड बनाएंगे, तो ये क्या है, ये आपका नल हो गया, ये नल है, नल असाइन हो गया, क्योंकि यहां भी देखो सी के नेक्स्ट में नल है। लेकिन यहां देखो हेड के नेक्स्ट में नल आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहां हेड और सी दोनों दो जगह पर है। अभी हेड कहां है, हेड देखो पहले नोड पर है, और सी कहां है, सी देखो दूसरे नोड पर है। हमेशा सी लास्ट नोड पर पाया जाएगा। अभी 2 नोड बना है, तो देखो सी कहां है, दूसरे नोड पे। अगर 3 नोड बनेगा तो सी कहां पाया जाएगा, तीसरे नोड पे। इसीलिए हम लोगों ने हेड को लिया था। तो हेड को क्यों लिया था, अब समझो, हेड नाम से भी समझना चाहिए था। हेड को मैंने लिया था टू कीप द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, और यही वजह है ना कि सी जब आगे भी बढ़ गया, तो अब देखो यहां तो नहीं ना कर सकते हो रिटर्न सी। रिटर्न सी कैसे करोगे, देखो ना, जब सिंगल नोड था तब तो ठीक था, लेकिन 2 नोड है। अभी अगर आप रिटर्न सी करते हो तो सेकेंड नोड का एड्रेस चला जाएगा, मतलब रिटर्न हेड ही करना होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है, यहां रिटर्न हेड ही करना होगा। अब मान लो कि यूजर ने कहा कि भाई मुझे और नोड चाहिए, तो एल्स में ही जाएगा, जैसे जैसे सेकेंड टाइम गया वैसे थर्ड टाइम पे जाएगा। तो क्या होगा, फिर एक नया नोड बनेगा, फिर एक नया नोड बनेगा, ठीक है। और ये जो नया नोड बनेगा, फिर सी का नेक्स्ट वहां पॉइंट करेगा, फिर ये सी जो है, ये वाला चीज खत्म हो जाएगा। अब सी यहां पॉइंट करेगा इस जगह पे, सी इक्वल सी नेक्स्ट की वजह से, फिर यहां 9 आ जाएगा, यहां चलो नल है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो ये यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यहां तक सीखा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो, अब यहां पे अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, वही ट्रैवर्सल, तो डिस्प और हेडर को यहां से पास कर देते हैं। क्योंकि हुआ क्या होगा, ध्यान समझना, यहां से जब रिटर्न हेड हुआ होगा तो जो भी लोकल वेरिएबल है, अब इसको मैं कर देता हूं क्लियर। ये जो आपका पोर्शन है ना,
अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब क्या हुआ है कि स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग का बन चुका है, ध्यान से समझिएगा। हेड का वैल्यू आके हेडर में असाइन हुआ है, तो हेडर में जो नल था ना, अब ये हेडर पॉइंट कर रहा है पहले नोड पे, मान लो इस पे मैंने क्या डाला था, 10 डाला था, जो भी डाला था, ठीक है। और ये पॉइंट कर रहा है दूसरे नोड पे, मान लो यहां मैंने 7 डाला था। और ये पॉइंट कर रहा है मान लो तीसरे नोड पे, यहां सपोज मैंने 15 डाला था। और ये पॉइंट कर रहा है चौथे नोड पे, यहां सपोज मैंने 45 डाला था। और फाइनली यहां नल है। और लोकल वेरिएबल का क्या हुआ, चॉइस कहां गया, हेड कहां गया। तो भाई लोकल वेरिएबल लोकल इसीलिए तो है क्योंकि उसका स्कोप लोकल होता है, तो वो तो खत्म हो गया। लोकल वेरिएबल तो जैसे ही आप फंक्शन से बाहर आओगे तो लोकल वेरिएबल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब आपको डिस्प्ले के लिए बनाना है, तो चलो यहां पे अब मैं कमेंट में लिख देता हूं, फंक्शन टू ट्रैवर्स द लीनियर या सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कुछ नहीं है। डिस्प्ले करने के लिए कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो वाइड डिस्प। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, हेडर। हेडर का टाइप क्या है, हेडर का टाइप है स्ट्रक्ट लिस्ट। चलो यहां मैं एस्ट्रिक डी दे देता हूं, ओके। अब समझना, हो सकता है कि डिस्प जब हेडर में नल हो उसी वक्त कोई डिस्प को कॉल कर ले, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। तो ये एक एक्स्ट्रा चेकिंग हम लोग यहां लगा देते हैं कि अगर डी में नल है, अगर डी में क्या है, नल है, तो भाई प्रिंट कर दो कि द लीनियर लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर जाओ ऐसे ही, ठीक है। नहीं तो हालांकि देखो रिटर्न नहीं भी लिखोगे तो भी रिटर्न होगा। आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि वाइड में रिटर्न लिखने की कोई जरूरत है नहीं। आप चाहो तो इसको कमेंट भी बना सकते हो, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां लिख देता हूं कमेंट लाइन में कि इट इज ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन अगर डी में नल नहीं है तो डी में क्या है, ग्राफिकली समझते हैं। देखो यहां से क्या पास हुआ है, जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो डिस्क में क्या पास हुआ है, हेडर का वैल्यू पास हुआ है। ये भी पास बाय वैल्यू है, ये भी आपका पास बाय वैल्यू है। तो हेडर का वैल्यू डिस्क में पास हुआ है, तो डी में हेडर का वैल्यू ही गया होगा। इसका मतलब है कि डी कहां पॉइंट कर रहा होगा, डी भी वहीं पॉइंट कर रहा होगा जहां हेडर पॉइंट कर रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, तब तक चलना है जब तक कि डी में नल ना आ जाए। ये नल है, यही तो इंडिकेशन है लास्ट नोड का। तो मैं यहां लिखता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं यहां लिखता हूं वाइल डी इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करो, प्रिंटफ नए लाइन में परसेंट डी का डाटा और डी इक्वल डी नेक्स्ट करता हूं। अब समझना क्या होगा, सबसे पहले चेक हुआ कि क्या डी नल है, तो नहीं भाई डी तो नल नहीं है, तो प्रिंट हुआ डी का डाटा। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, आउटपुट स्क्रीन में पहले आ जाएगा 10 न्यू लाइन में। उसके बाद डी इक्वल डी नेक्स्ट होगा, तो डी कहां पहुंच जाएगा, डी पहुंच जाएगा इस नोड पे, डी इक्वल डी नेक्स्ट के वजह से। ये किसके वजह से पहुंचेगा, डी इक्वल डी नेक्स्ट के वजह से, डी इक्वल डी नेक्स्ट के वजह से पहुंच जाएगा अगले नोड पर। अब चेक होगा कि क्या अब डी का वैल्यू नल है, तो नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डी का डाटा जो कि 7 है। फिर क्या होगा, डी इक्वल डी नेक्स्ट, तो डी कहां चलाएगा, डी चलाएगा यहां। अब चेक होगा, क्योंकि देखो जब भी डी इक्वल डी नेक्स्ट हो रहा है तो ये स्कोप ऑपरेटर आगे फिर ऊपर भेज रहा है। फिर चेक होगा कि क्या डी का वैल्यू नल है, तो नहीं, तो क्या प्रिंट होगा 15, मतलब डी का डाटा प्रिंट होगा।
फिर d इक्वल डी नेक्स्ट होगा तो ये चला जाएगा इस नोड पर। अब चेक होगा कि क्या d नल है, तो नहीं भाई अभी भी नल नहीं है, तो चला आएगा 45। अब जब d इक्वल डी नेक्स्ट होगा तो d के नेक्स्ट में देखो ना क्या है, d के नेक्स्ट में नल है, तो यही नल चला जाएगा यहां। कब? इसके बाद, आफ्टर दिस। तो फाइनली ये जो d है इसमें नल आ गया। तो अब जब चेक होगा तो होगा कि नहीं भाई d तो नल है, तो लूप अलाउ ही नहीं करेगा, तो लूप अलाउ नहीं करेगा तो काम खत्म हो गया, बाहर आ गया। आप चाहो तो एल्स में भी रिटर्न लिख सकते हो, लेकिन मैं एल्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने क्या बताया कि रिटर्न लिखना वॉइड के केस में ऑप्शनल होता है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। देखो ध्यान से समझना। अब जो भी डालेंगे वैल्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिबग करने के लिए हम लोगों ने अभी जो वहां पे डाला है वही वैल्यू डालूं मैं। देखो सबसे पहले देखो शुरू में जो डिस्प कॉल हुआ है, जब हेडर में नल है तो मैसेज आ गया ना, द लीनियर लिस्ट इज इनपुटिंग। अब चलो प्लीज इंटर डाटा, मान लो मैंने डाला 10। ओके, अब पूछ रहा है मोर नोट टू ऐड, यस। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग कर लेंगे सही। 12 यस के अलावा, वाई के अलावा कुछ भी डालोगे ना तो भी चलेगा। 56 चलो अब हम लोगों ने ऐड करना, नो। तो देखो हम लोगों ने क्या डाला था, 10, 12 एंड 56, देखो वही चीज़ आ रहा है। अब छोटा सा जो ये है इसको भी हम लोग सही कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो एक तो ये ब्रैकेट छूट गया था डबल कोटेशन के अंदर, और साथ में एक और काम हम लोगों को कर लेना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, /t लगा दो। क्यों भाई? देखो क्यों, देखो कंपाइल करके शुरू में आया, मान लो पहला नोड मैंने डाला 100, यस 200, इस बार कैपिटल वाई डालता हूं, चलो 12, इस बार यस की जगह कुछ भी डाल सकते हो आप, एन खाली एन डालने से एग्जिट होगा। चलो 560, 50 डालता हूं, चलो अब नो एन, तो देख लो 100, 200, 12 और 50। तो ये इस ढंग से थोड़ा सा देखो लॉजिकल चीज तो है, लेकिन इस ढंग से हम लोगों ने आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक लीनियर लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, उसके लिए फंक्शन बनाना और साथ में डिस्प्ले करना, डिस फंक्शन बनाना, ट्रैवर्सर के लिए फंक्शन बनाना, ये दोनों सीखा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये जो ग्राफिकली मैंने समझाया ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू और लोगों तक भी पहुंचे। और चैनल पे नए आए हैं या इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जब कभी मैं लाइव आऊँ तो वो सेशन आप लोगों का मिस नहीं हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।